हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वैसे तो देखें तो कोई वैल्यू नहीं है, अनमोल है, लेकिन फिर भी भौतिक रूप में अगर हम देखें तो कुछ वैल्यूएशन मल्टीपल करोड़ में होगी। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये करोड़ों की संपत्ति हमारे पास, लेकिन हम उसकी उतनी हिफाजत नहीं करते जितनी कि हमें कुछ मामूली सी चीज लाते, जैसे सपोज कोई बाइक लाई तो बाइक की बड़ी केयर करते हैं, कुछ लाख 2 लाख रुपए की बाइक रहेगी, या कोई और दूसरी वस्तु ले आई जिसकी हो सकता है अपने कार लिए बड़ी केयर करते हैं, 10-15 लाख की कार होगी, लेकिन उसका क्या, जो करोड़ों रुपए की संपत्ति आप लेके बैठे हो उसकी केयर मतलब किसके भरोसे है, कौन करने वाला है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ऐसी कौन सी संपत्ति की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है रानू सिंह और आज हम चर्चा करेंगे हमारे स्वास्थ्य के बारे में। वो फिजिकल हेल्थ या वो शरीर जो भगवान ने हमें एक तरीके से गिफ्ट में दिया है, और एक अद्भुत मशीनरी है ये। इसका वैसे देखें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इंसान के लिए बनाना संभव ही नहीं है, सिर्फ भगवान ये दे सकता है। और सीन्स चूंकि ये भगवान ने हमें दिया, तो हमारी प्रथम जिम्मेदारी है कि हम इसकी सही तरीके से सुरक्षा करें, इसको स्वस्थ रखें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार के लिए भी उतना ही जरूरी है। और जिन भगवान ने बनाया उनके सेवा में भी उसको समर्पित करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है इन द सेंस। और जब हम बात कर रहे हैं कि स्वस्थ शरीर निरोगी काया की, तो हमने पिछले हफ्ते में डिस्कस किया था जो हमारे सात सुख जिनको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, उसमें सबसे पहला सुख ही निरोगी काया है। निरोगी काया का सिंपल सा अर्थ यही है कि हम जीवन भर निरोगी बने रहें, स्वस्थ बने रहें, किसी तरह के कोई रोग द्वेष से ग्रसित न हो। तो निरोगी रहना ऐसा कोई एक पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए करके रखना उससे हमें लाइफ लॉन्ग उसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये तो निरंतर चलने वाला एक तरह का प्रयास है जिसका अभ्यास हमें हर रोज करना है, और उसका जो रिजल्ट है वो हमें निरंतर मिलता रहेगा। तो आइए एक बार थोड़ी सी चर्चा करते हैं विस्तार में, क्या है ये बॉडी, कैसे हम स्वस्थ रह सके, कैसे फंक्शन करती है, हम इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए इसको स्वस्थ रखने के लिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए इसको स्वस्थ रखने के लिए। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं और डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा सोच के देखो वो वाला टाइम जब आपके घर में कोई बीमार रहा हो, और आपने नोटिस किया होगा कि कैसे घर के सारे सदस्य बड़े चिंता में, एक तरह से उलझन में फंस जाते हैं कि इसका कहाँ से इलाज करवाए, कैसे इलाज करवाए, कौन सा अच्छा डॉक्टर, कौन सा अच्छा हॉस्पिटल, कौन सी अच्छी दवाई। तरह तरह की अलग अलग चिंताएं रहती है, अलग अलग तरह के प्रयास किए जाते हैं स्वस्थ बनाने के लिए। तो वास्तव में देखें तो सिर्फ जो रोगी, इन द सेंस जिसको रोग हुआ है, वो अकेला ही दुखी नहीं है, उसके पूरे घर परिवार के सारे सदस्य उस टाइम उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, और उसके लिए उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। सिंपल। तो इतना हमें समझ आता है कि हाँ, हमारा स्वास्थ्य सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं, लेकिन हमारे घर परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो एक बार उसको सदा जरा सा हमें कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए। तो हम एक बार देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो हम कैसे उसको ठीक रख सकते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग। और हमारा अपना ही नहीं बल्कि हमारे घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपना तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें ही रखें, साथ में अपने घर परिवार की जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य के भी निरंतर ऑब्जर्वेशन, उनका भी हेल्थ का ऑब्जर्वेशन करते रहें, और ऐसे प्रयास करें कि वो कभी जीवन में बीमार न पड़े। तो एक बार हम पहले अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर और उसकी रिलेवेंसी देख लेते हैं, प्रकृति के साथ किस तरीके से हम संबंध रखते हैं और कैसे इसको लाइफ लॉन्ग हम स्वस्थ रख सकते हैं। हम कितना कॉमनली ये डिस्कस करते हैं कि ये प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। तो सिंपल सा इतना हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि प्रकृति के साथ हम जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे तो हम उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो एक बार वो 5 तत्व कौन से देख लेते हैं। तो प्रकृति जो बनी है और हमारा शरीर जो बना है वो 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। इन पांचों के साथ हमारे शरीर का सामंजस्य कैसे अच्छा से अच्छा बैठ सके, हम इनके साथ संतुलन कैसे बना सके, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। संस्कृत में हमारे शरीर को लेके एक श्लोक है, सिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। यानी हमारा ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है, और मृत्यु के बाद इन्हीं 5 तत्वों में फिर से विलीन हो जाना है। तो आइए अभी देख लेते हैं पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। तो पृथ्वी जैसे देखने में कठोर है, वैसे ही हमारा जो शरीर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा जो देख सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी की मजबूती, स्थिरता और संरचना जो है वो एक तरीके से पृथ्वी तत्व को, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम इसके साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं।
तो हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होती है। जैसे हम अनाज खा रहे हैं, जो फल सब्जियाँ खा रहे हैं, तो पृथ्वी में ही पैदा होती है, भूमि में पैदा होती है, इसकी खेती की जाती है और हम उसी का सेवन करते हैं। तो हमें अगर उसके साथ जुड़ के रहना है तो हमने बहुत बार सुना होगा कि जो जितनी नेचुरल चीज़ उतनी अच्छी। ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, फूड है, वो उतना ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, उसके द्वारा ही एक तरीके से निर्मित है और वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है, तो हम उसको खा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन वही अगर चीज़ कंटामिनेटेड है, टॉक्सिक के साथ है, केमिकली कल्टिवेटेड है, तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। बॉडी उसको, हम खा तो लेंगे लेकिन बॉडी उसको उस डायरेक्शन में पचा नहीं पाएगी, या फिर उसकी जो मिनिमम हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए वो शायद नहीं मिलेंगे, तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी कमज़ोर हो सकती है। दूसरा, हमें मिट्टी के साथ जुड़ के रहना चाहिए, इन द सेंस हम खेले कूदे तो मिट्टी के साथ हमारा नियमित रूप से किस तरीके से स्पर्श हो, हम खेलेंगे कूदेंगे तो नीचे भी गिरेंगे, मिट्टी के साथ थोड़े से गंदे भी होंगे, बट दैट इज रिक्वायर्ड। और हम भोजन करें तो इतना जरूर ध्यान रखें कि हम उसको बराबर चबा चबा के खाएं, ताकि हमारे मुंह की जो लार है वो भोजन को पचाने में मदद करती है। तो हम धीरे धीरे चबा चबा के खाएंगे तो लार उसमें मिक्स होके पेट में जाएगी, तो उसको पचाने में आसानी होगी और हमें गैस वगैरह की समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरा, कुछ चीज़ें हैं जो हमें और भी सावधानी के साथ रखनी है कि हमें अपने नेचुरल कॉल्स को कभी नहीं रोकना चाहिए। जैसे हमें अगर पेशाब या लैट्रिन का फील हो रहा है तो हमें इमीडिएट चले जाना चाहिए, उसको दबा के रखना, उसको रोकना, ये हमारे स्वास्थ्य के अगेंस्ट में है। इससे हमें तकलीफ हो सकती है, हमारी जो बॉडी का वे ऑफ वर्किंग है उस वो अफेक्ट होता है उससे। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो हमारा पृथ्वी तत्व इसके साथ ब्रीफली हमने इसको वायु तत्व को देख लेते हैं एक बार, अर्थात एयर एलिमेंट। तो प्रकृति में ऑक्सीजन है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एयर है, करेक्ट। तो हमें इसे मैक्सिमम उसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं, एक तो प्राणायाम वगैरह करके, लेकिन वो मिलेगी कहाँ से, पेड़ पौधों से मिलती है। तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हम अपने घरों में तुलसी का पौधा सामान्यतः रखते हैं। तो उसका सेंस इतना ही है कि तुलसी एक पौधों में सबसे बेस्ट पौधा है जो 24/7 ऑक्सीजन हमें देता है। तो वहाँ से जब हमें ऑक्सीजन मिल रही है तो इसलिए अपने धर्म में उसको एक तरीके से पूजन के रूप में उसको स्वीकार किया गया है, हम उसको भगवान की तरह मानते हैं। उसका रीज़न सिंपल सा है कि हम जो प्रकृति है उसके साथ एयर के रूप में जुड़े रहें। दूसरा, अगर आपने गांव वगैरह में कभी विजिट किया हो तो देखा हो, अगर आप मंदिर वगैरह कभी जाते हैं देखा हो आपने, तो वहाँ पे जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी मोस्टली पूजा की जाती है, क्योंकि वृक्षों में पीपल ऐसा वृक्ष होता है जिससे 24/7 ऑक्सीजन हमें मिलती रहती है। और पूजने का सिंपल सा सेंस इतना है कि हम उसे अनावश्यक रूप से कटिंग नहीं करते, उसको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस तरीके से हम प्रकृति के साथ जुड़ के रह सकते हैं। हमें भी इसी, जब हम ऑक्सीजन इतनी सारी ले रहे हैं इस वायुमंडल से, तो हमें चाहिए कि हम भी कुछ पेड़ पौधे लगाएं, ताकि इस वायुमंडल में फिर से हम एक ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको रिफिल करते रहें। तो ये एक तरीके से अपना जुड़ाव रह गया वायु तत्व के साथ। अब इसके अलावा हमारे विचारों की जो गति है उस पे भी ये अफेक्ट करता है। जैसे आपने कभी प्राणायाम वगैरह किया हो तो आप अगर थोड़ा सा लंबे टाइम तक प्राणायाम करते हो तो आपने देखा होगा कि माइंड एकदम शांत हो जाता है, उससे हमारे जो विचार है एकदम हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, एकदम ये ऐसा हमें महसूस होता है कि हम एकदम से रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। तो अगर फुल ऑफ एयर हमारे बॉडी में रहेगा, उसका प्रॉपर जो फीड रहेगा अगर बॉडी के लिए, तो बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। हम प्राणायाम वगैरह करते हैं तो हमारे जो माइंड है, माइंड में जो कोशिकाएं हैं जहाँ ब्लड के थ्रू बहुत गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंचती है, तो वो एकदम रिलैक्स फील करता है, वो उसको उससे स्ट्रेंथ मिलती है। उसे ही नहीं, हमारे बॉडी के हर एक अंग को जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उसको उतनी ही ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ मिलेगी। तो हमें प्राणायाम वगैरह इसके लिए नियमित रूप से करते रहना चाहिए। अगला हम देख लेते हैं एक बार, जल तत्व, वाटर एलिमेंट। तो पानी हम पीते हैं, पानी हमें कहाँ से मिलता है जनरली, बारिश होगी, वो बारिश जमीन पे होगी, जमीन के थ्रू तालाब बांध में इकट्ठा होगी, वहां से नदियाँ चलेगी, नदियों से शहर में पहुंचेगा, शहरों में आपने देखा होगा कि जगह जगह पे वाटर बॉक्स बने रहते हैं जो पानी को शुद्ध करके हम तक बेचते हैं। लेकिन गाँवों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। गाँवों में तो तालाब होता है, तालाब में बहुत सारे कुएं होते हैं, कुओं से पानी लिया जाता है और पिया जाता है। तो वो सबसे बेस्ट पानी माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि जब पानी ज़मीन पे गिरता है बारिश के थ्रू, तो जो भी मिनरल्स हैं, जो मिट्टी में मिनरल्स रहते हैं, वो उस पानी के साथ ऐड हो जाते हैं और उसकी छनाई के लिए हम कुआं खोदते, ताकि जो पूरी मिट्टी ही एक तरीके से पानी को छान लेवे, जो टॉक्सिक्स है उसको निकाल देवे, और जो मिनरल्स हैं वो ऐड होके उस कुएं में पानी के साथ मिल जाते हैं। वो पानी सबसे बेस्ट माना जाता है। और उसके अलावा हम जो पानी रखते हैं वो घर में घड़ों में रखते हैं, मतलब मिट्टी का बना हुआ घड़ा है और उसमें हम रख रहे हैं। तो मिट्टी के बने हुए घड़े से जो पानी हम पियेंगे तो हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से रिलेवेंट रहेगा,
क्योंकि हम एक तरीके से नेचुरल वाटर पी रहे हैं उसमें। हम अगर पैकेट वाटर पियेंगे तो उसमें ऐसा है कि अगर नियमित रूप से पीते हैं तो ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं जिस पैकिंग में पैक है उसमें वो कंटामिनेटेड प्लास्टिक हो सकता है, या उसको लंबे टाइम तक स्टोरेज करके रखें, उसमें कोई कीड़े वगैरह ना पड़े, उसके लिए कुछ तो एडिशन किया जाना चाहिए होगा शायद। नहीं तो अगर हम ऐसे जनरली सामान्यतः अगर कोई मिट्टी के घड़े में अगर आप 10 दिन के लिए पानी रख के देखो एक बार, उसमें बहुत सारे के अलग अलग तरह के कीड़े पड़ जाएंगे, मछलियाँ पैदा हो जाएगी छोटी छोटी। लेकिन बाजारों में जो बॉटलें मिल रही हैं वो तो 3-3, 4-4, 6-6 महीने पुरानी है, उसमें तो कोई कीड़े नहीं देखने को मिलते हमें। दूसरा ऐसा भी है कि वाटर जो हम पी रहे हैं तो हम ट्राई करें कि हम अल्कलाइन पानी पिए। अल्कलाइन पानी कैसे हम तैयार कर सकते हैं, इसके बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चीज़ें या प्रोसेस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं एक बार। तो पानी जो है हमारा ऐसा है कि मिनिमम हमें 3-4 लीटर तो हर रोज़ पीना ही चाहिए। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हम कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं। महिला, पुरुष, गर्भवती महिला सबके लिए वैसे तो रेशियो अलग अलग है, लेकिन मोटा मोटी 3-4 लीटर एक ह्यूमन के लिए, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, लेकिन 3-4 लीटर्स पर डे हमें पानी पीना चाहिए। ये हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, मतलब पानी की कमी नहीं होने देता शरीर में। तो उससे होता क्या है कि हमें जो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स वगैरह इकट्ठे होते हैं तो वो पेशाब के थ्रू बाहर आ जाते हैं, और बॉडी को जो मिनिमम फंक्शनिंग के लिए जितना वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो मिलती रहे। पानी के 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे जैनिज्म में आपने देखा होगा कि पानी के साथ भस्म मिलाते हैं प्योरीफाई करने के लिए, ताकि जो अर्थ एलिमेंट हैं या जो मिनरल्स हैं वो वहाँ से थोड़े बहुत उनको मिल सके। तो इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिसेज हैं, हमारे ग्रंथों में भी है, तो हमें एक बार थोड़ा सा उस पर फोकस करके देखना चाहिए। इतना ट्राई करें कि 3-4 लीटर पर डे पानी पिए, और जितना हो सके शुद्ध पानी पिए। अगर नहीं है तो अल्कलाइन पानी को कैसे बना सकते हैं इसके बारे में देख सकते हैं। वैसे तो पानी इतना ज़्यादा कंटेमिनेटेड नहीं है, अगर हमें हमारे घर तक जो गवर्नमेंट की थ्रू सप्लाई मिलती है वाटर की, वो पीने योग्य है पानी, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत जैसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं देन आपको अल्कलाइन वाटर की तरफ एक बार सर्च करना चाहिए, कैसे आप घर पे ही बना सकते हैं। तांबे का पानी पी सकते हैं, मतलब रात में तांबे के बर्तन में पानी रखें और सुबह सबसे पहले वो पानी हम पी सकते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो और भी ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, जैसे नींबू पानी वगैरह हो गया, इसको हमें नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है, ताकि बॉडी स्वस्थ बनी रहे। और पानी से ही हमारे शरीर में रक्त, लार, मूत्र, इन सभी की क्रियाएं संतुलित रूप से बनी रहती हैं। तो ये अर्थ एलिमेंट हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। तो फायर से हमें सीधा सा मतलब समझ में आता है कि नेचुरली रूप से अगर हमें अग्नि मिलती है तो वो मिलती है सूर्य से। सूरज की जो प्रथम किरणें होती है मॉर्निंग के रफली 35-40-45 मिनट्स की जो रहती है, उस टाइम हमें सूरज की रोशनी में थोड़ा समय निकालना चाहिए। उससे हमें विटामिन डी वगैरह मिलता है, हमारी बॉडी को एक तरीके से ऊर्जा मिलती है। और इसके अलावा हमारे शरीर की फंक्शनिंग के लिए बॉडी फायर का जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्किंग रहता है, क्योंकि भोजन जो पचता है, जो खाना हमारा पचता है, वो अग्नि एलिमेंट के द्वारा ही पचता है। हमें जो काम करने के लिए जो शक्ति, जो शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, वो फायर एलिमेंट से ही मिलती है। तो हमारे शरीर में पर्याप्त रूप में फायर एलिमेंट मेंटेन रहे, उसके लिए हमें जैसे सूरज की रोशनी, हमें प्रतिदिन थोड़ा बहुत वर्किंग उसमें रोशनी में करना चाहिए। मोस्टली उगते हुए सूरज या डूबते हुए सूरज, अर्ली मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स, अर्ली इवनिंग आवर्स, इन दोनों टाइम में हम सूरज की रोशनी में कुछ तो खेल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ऐसे सामान्य वॉकिंग कर सकते हैं, टहलना कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हो गया। और सेकंड, अगर आप सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के संबंध में कुछ जानकारी रखते हैं तो सूर्य नाड़ी से हमारे शरीर में हम फायर एलिमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अग्नि तत्व। अभी हम देख लेते हैं एक बार आकाश तत्व। एक बार जरा सोचो, आकाश इन द सेंस, अगर हम आकाश की तरफ ऐसे भी देखते तो हमें बड़ा शांत सा दिखता है एकदम। और थोड़े बहुत अगर बादल वगैरह हैं और बादल जब छंट जाए तो हम देखेंगे तो एकदम से शांत है, उसमें कुछ नहीं है, अनंत अनंत जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है तब तो कोई भी बड़ी हलचल नहीं है, एकदम तरीके से शांत है। तो वैसा ही हमारी शून्यता हमारे शरीर में हमने बहुत बार महसूस की होगी। जैसे हम रात में अगर सोते हैं तो हमारा मन एकदम शांत रहता है, पता ही नहीं कब नींद आई, पता ही नहीं कब सुबह हुई, रात में क्या हुआ, एकदम पूरा जो भी दिन भर का थकान है, जो मानसिक अशांति है, सारी की सारी एक तरीके से हम रिलैक्स हो जाते हैं। मन जब सुबह उठते हैं तो एकदम नई ऊर्जा के साथ हमें नई सुबह देखने को मिलती है। तो ये हमारा स्पेस एलिमेंट हो गया। अभी
इसके साथ हम कैसे जुड़े रह सकते हैं, तो उसमें ऐसा है कि हमें अपनी नींद पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। मिनिमम 7-8 आवर्स की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए रिकमेंडेड है। दूसरा, शरीर मतलब रिलैक्स रहे, हमारी जो थकान वगैरह होती है उसके लिए रिलैक्स करने के लिए बॉडी, देखो बॉडी के भी जो पार्ट्स हैं उनको रिलैक्सेशन चाहिए। तो रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, तो हम जैसे सपोज हमारे पाचन तंत्र को रिलैक्सेशन देना है तो हमने उपवास कर दिया। वैसे हमारे ग्रंथों में भी है कि हम एकादशी का उपवास करते हैं, वो रिकमेंडेड है, सबको करना चाहिए। हर एक धर्म में है, मुस्लिम में भी रोज़ा रखा जाता है साल में एक बार, और एक बहुत लंबा होता है, 1 महीने भर का रोज़ा रखा जाता है कि बॉडी को एक तरीके से उसमें विश्राम मिलता है। तो उससे हमारी बॉडी की जो काम करने की शक्ति है वो और भी स्ट्रांग होती है। रिलैक्सेशन से हमें नवी नवी ऊर्जा मिलती है। जैसे हम रात में अगर सोए तब हम कितने थके हुए थे, लेकिन जब हम सुबह में उठते तो हम बड़े रिलैक्स से फील करते हैं। तो उसका मतलब यही है कि रिलैक्सेशन बॉडी को भी चाहिए, मन को भी चाहिए, सभी चीज़ों को रिलैक्सेशन चाहिए होता है। और ज़्यादा चाहिए तो उसमें हमें ध्यान और मौन रखना चाहिए। ध्यान करने से हमारा जो विचारों की जो शक्ति है उसमें हम बहुत सारा कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, अपना होता है। तो मोटा मोटी ये अभी 5 तत्व हमने एक तरीके से डिस्कस कर लिया है अभी। अच्छा, अभी हम एक बार देख लेते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें हैं कि हम कैसे पता करें कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन कैसे करें, मतलब हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो इतना तो पक्का है कि ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमें लग रहा है कि यार हम स्वस्थ नहीं हैं, हमें एक बार शायद इस बॉडी को ठीक करने के लिए किसी एक्सटर्नल चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि हमें ये ऐसी ऐसी पीड़ा हो रही है, फिर डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है, उसको ठीक करने के लिए रिलेवेंट मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो हम डॉक्टर के पास तो तब जाते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई पद्धतियां हैं कि हम पहले ही पता करके रखें कि हमें बीमारी होने जैसी कुछ संभावनाएं है तो नहीं, और है तो हम पहले से ही कैसे बच के रहें। मतलब हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम कैसे उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, उसके लिए कुछ और चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आयुर्वेद में भी वैसे इसका एक अच्छा सा श्लोक है, सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय यमन स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी जिसके शरीर में वात पित्त कफ संतुलित हो, पाचन अग्नि ठीक हो, धातुएं पोषित हो, मल मूत्र नियमित हो और मन इंद्रिया प्रसन्न हो, वही व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ है। तो इन सारी चीज़ों का संतुलन बैलेंस अगर आपस में अच्छा है तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन उसको कुछ एग्जामिन करने की पद्धतियां हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिक बेसिक चीज़ें अगर हम देखेंगे तो हम बीएमआई हमारा टेस्ट कर सकते हैं। उससे हमें पता लगेगा कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ गड़बड़ी है कि नहीं। तो बीएमआई होता क्या है कि हम अपना एक बार वजन कर लेवें और हमारा जो कद है, हाइट है, उसको हम मीटर में माप देवें। फिर गूगल पे जाएं, आप बीएमआई कैलकुलेटर लिखें, उसमें आपकी उम्र, वजन और कद अगर इतना फीड करेंगे तो ये कैलकुलेटर आपको एक रिजल्ट देगा। और उस रिजल्ट में अगर आपका जो स्कोर है वो 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आप सामान्य है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कम ज़्यादा है तो फिर आपको डॉक्टर को या जो हेल्थी जो फिजिशियंस होते हैं आप उनको एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको स्वस्थ होने में मदद करेंगे, आपको एक तरीके से प्रॉपर गाइडेंस प्रदान करेंगे। दूसरा, हम वेस्ट टू हिप रेशियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमारा जो पेट होता है एकदम नाभि के पास से हम अपने पेट को सामान्य सांस लेते हुए नापे, और हम उसको सेंटीमीटर में जनरली मापना चाहिए। और दूसरा, हमारे जो नितंब होते हैं उनको भी एक बार मापें, और कमर का जो सेंटीमीटर जितना है उसमें जो हमारे नितंब है उसके सेंटीमीटर को अगर हम भाग देंगे तो पुरुषों में 0.9% से कम होना चाहिए और औरतों में 0.8% से कम होना चाहिए। अगर ये इस रेशियो से कम है तो हम अपने आप को स्वस्थ मान सकते हैं, और अगर ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली हमें एक बार फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारे जो पेट में चर्बी है वो कुछ ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, जो कि हमारे लिए जोखिम प्रदान कर सकती है। तो ये बेसिक है जो हम अपने घर पे चेक कर सकते हैं, हमें किसी बाहर कहीं कहीं बाहर जाके इसको चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम पल्स रेट वगैरह चेक कर सकते हैं। एक छोटी सी मशीन आती है जो हम अंगूठे या हाथ में पहन के एक बार चेक कर सकते हैं। उसका वो आप जनरली फिजिशियन के पास जाएंगे तो ये चेक करवा सकते हैं, क्योंकि ये मशीन भी हमें कहीं घर में मिलती नहीं है, लेकिन हम रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इसको, बड़ी चीज़ नहीं है। फिर कोरोना के टाइम आपने बहुत बार देखा होगा कि हम बहुत बहुत तरह की एक्सरसाइज कर रहे थे, अलग अलग तरीके की रील्स वगैरह देख रहे थे, उसमें श्वास को कैसे लेना है, रोकना है, छोड़ना है, ये सब उसकी एक तरीके से अपनी फेफड़ों की जो स्ट्रेंथ है उसको शो कर रहा था। तो एक बार हम सामान्य सांस लेते हुए एक बार 30 सेकेंड्स के लिए सांस रोक के देखें।
अगर हम 30 सेकंड्स के लिए सांस रोक सकते हैं तो एक बार हम इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं वो एक तरीके से सही काम कर रहे हैं। अगर 30 सेकंड तक हम सांस नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर हमें अपने को थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए उस पर, और फिजिशियंस को कंसल्ट कर लेना चाहिए। फिर हमारे जो सामान्य स्किन, बाल और जो नाखून है उनको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। अगर हमारी स्किन अच्छी है, चमकदार है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाल कम झड़ते हैं तो चलेगा, नाखूनों में कोई भी मतलब बिगड़ अपने आप से तो बिगड़ नहीं रहे हैं या कुछ भी एबनॉर्मल ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं तो इस तरीके की अगर चीज़ें नोटिस कर रहे हैं तो आपको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। फिर मेंटल चेक भी हमें करना चाहिए। कैसे हम कर सकते हैं? जैसे हम सुबह उठ रहे हैं तो आपको एकदम उत्साह के साथ नई सुबह मिल रही है कि नहीं, ऐसे ही जैसे रात में थके हुए सोए थे वैसे ही थकान अगर महसूस कर रही है तो फिर हो सकता है मेंटली स्वस्थ नहीं रहेंगे। और अगर आपको कोई भी छोटे मोटे डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को कम करने के लिए एक जो भी रिलेवेंट फिजिशियन होता है उनसे एक बार कंसल्ट करना चाहिए ताकि उसको सही समय पर हम एक बार जांच कर सकें। फिर हमारे बॉडी का लचीलापन और संतुलन कैसा है उसको हम देख सकते हैं। जैसे आप ज़मीन पे सामान्य तरीके से बिना सहारा लिए उठ बैठ सकते हैं तो एक तरीके से आपके शरीर का लचीलापन ठीक है। दूसरा, अगर आप एक पैर पे 10-15 सेकंड अगर संतुलित रूप से खड़े रह सकते हैं बिना किसी सहारा लिए तो आपका संतुलन वगैरह ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ उनकी स्थिति कैसी है, वो आपस में उनका कॉम्बिनेशन और स्ट्रेंथ कैसी है। अगर ये सब है तो ये अच्छा साइन है बॉडी के लिए, हम स्वस्थ मान सकते हैं। और वैसे तो ये रिलेवेंट नहीं है, हम घर पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी बॉडी का एक बार चेकअप करवाते रहना चाहिए। जब भी साल में एक बार करवा सकते हैं। ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर की टेस्ट करवाना, कोलेस्ट्रॉल या विटामिन डी और B12 की खून की जांच करवाना, इस तरीके की जो जांचें हैं वो साल में अगर हम एक बार करवाएं तो अगर हमें डेफिशिएंसी नोटिस होती है तो हम उसके लिए रिलेवेंट डोजेज मेडिसिन या जो आयुर्वेदिक उपचार है वो ले सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम नियमित रूप से ऑब्जर्व करते रहें अपने आप को तो हम अपने आप को किसी भी बीमारी में जाने से पहले रोक सकते हैं। देखो, आपने कभी नोटिस किया कि यार जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है वो ऐसा तो नहीं है कि रातों रात सुबह रात में एकदम सही से सोए और सुबह उठते ही एकदम से बीमार हो गए। मतलब कहीं ना कहीं बॉडी तो साइन देती है, हम ही हैं जो बार बार उसको इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन जब एक ऐसा समय आता है कि बॉडी की सहन शक्ति खत्म हो जाती है, फिर जाके हमें बॉडी इतने स्ट्रॉन्ग साइन देती है कि हमें अपने आप से कंट्रोल नहीं होता, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और फिर डॉक्टर उस पर प्रयास करते हैं ठीक करने के। तो क्यों नहीं ऐसी स्थिति ही ना पैदा होने दें, हम पहले से ही हम अपना ख्याल स्वयं रखें। तो ऐसे कौन कौन से डूज हैं जो हमें पहले करते रहना चाहिए और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, दोनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें लाइफ लॉन्ग के लिए स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमें जो हमारा आहार है, जो भोजन है, वो संतुलित रूप से लेना चाहिए, ताज़ा रहे, मौसमी रहे, इन चीज़ों का ध्यान रखें। जितना देसी मिल जाए उतना अच्छा। मिलेट्स वगैरह का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का आपने सुना होगा कि कम से कम सेवन करें। सफ़ेद चीज़ों में जैसे शक्कर, शुगर हो गया, प्रोसेस शुगर हो गया, मैदा द्वारा बनी हुई चीज़ें हो गई, सफ़ेद नमक हो गया, उसकी जगह पे हम सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सफ़ेद चीज़ें उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। फिर नियमित रूप से हमें योग प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। कम से कम 30 मिनट तो हम इसके लिए निकाल ही सकते हैं। उससे शरीर भी अच्छा रहेगा, मन भी शांत रहेगा। फिर पर्याप्त हमारी नींद होनी चाहिए, 6-8 घंटे की नींद तो हमें लेनी ही चाहिए, है। और डिजिटल चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एटलीस्ट जब सोने से पहले तो हमें मोबाइल वगैरह को दूर रख देना चाहिए, ताकि जब हम सोने जाए तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वही रीलें नहीं दौड़ती रहें, है ना, वो रिलैक्स फील रहे। मतलब सबकॉन्शियस माइंड है उसको भी रिलैक्स होने का समय मिले। फिर बैठे रहने वाली जीवन शैलियों से हमें बचना चाहिए। सपोज अगर आपका ऑफिस वर्क भी है तो एटलीस्ट आप पानी ऑर्डर करके ना मंगाए, कि जो भी आपके पियोन वगैरह हैं आप खुद ही जाके पी सकते हैं। इससे एटलीस्ट आपकी एक 2 5 20 कदम की चलने की जो फिजिकल एक्टिविटी होगी वो आपके शरीर के लिए अच्छा ही है ना। लिफ्ट की बजाय अगर आप फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे हैं तो सीढ़ियों से चले जाएं। तो इन इन तरह की जो जीवन शैली है वो हमें अपनानी चाहिए। कम से कम 2-3 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। और जब पानी पिए तो उसको घुट-घुट करके धीरे-धीरे पीना चाहिए, ताकि मुँह की जो लार है वो भी पानी के साथ हमारे पेट के अंदर पहुँचे। और सामान्यतः बैठकर पानी पीना चाहिए, खड़े रहकर पानी नहीं पीना चाहिए। और जितना अच्छा और स्वस्थ पानी मिल जाए उतना बेटर, है ना। और हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ भी हम घर परिवार या यार दोस्तों के साथ जिनके जिनके साथ जैसे रिश्ते हैं, उनमें एक तरीके से बैलेंस जितना स्ट्रांग बना सकें उतने बना के रखना चाहिए, ताकि वहाँ से हमें एक पॉजिटिविटी मिलती रहे। फिर नियमित रूप से जांच करवा सकते हैं अगर आपको कभी भी नहीं लगे तो, लेकिन फिर भी अगर करवाए तो ज़्यादा बेटर है।
और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे जंक फूड और प्रोसेस फूड का भी बहुत ज़्यादा चलन है। डीप फ्राइड फ्रूट्स हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे और भारी भारी भीड़ के साथ मिलेंगे। भीड़ को देख के एक बार मन करता है कि हम भी एक बार देखें तो सही, ऐसा क्या चीज़ बना के खिला रहा है, इतनी सारी भीड़ है। लेकिन वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। स्वाद के लिए कभी खाया तो ठीक है, लेकिन जनरली इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए रिलेवेंट सूटेबल नहीं है। ये बॉडी को नुकसान, फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा करने वाली चीज़ें हैं। वैसे ही धूम्रपान, शराब, ज़्यादा कैफीन वाली कोई चीज़ें नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है, कर रहे हैं तो धीरे धीरे प्रयास करें कि इसको छोड़ दें, अपने जीवन से निकाल दें। सोने से पहले स्क्रीन, मोबाइल नहीं देखें, एटलीस्ट आधा घंटा पहले तो उसको साइड में कर ही देवें। फिर अगर आप ऐसे किसी नकारात्मक सोच या तनाव में हैं तो ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकल जाए, क्योंकि ये बॉडी के बाकी स्ट्रक्चर को भी, मेंटल प्रोग्रेस को भी ये हार्म करता है। फिर भोजन का जो है हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। एक तो जितनी भूख है उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। फिर दोपहर का जो खाना है हमें अच्छी तरीके से खा सकते हैं। शाम को थोड़ा लाइट खाना, ये ऐसा रिकमेंडेड है। और अनावश्यक रूप से दवाई नहीं लेनी चाहिए। अभी हम थोड़े दिनों पहले देखा कि एक एक्ट्रेस थी, वो एंटी एजिंग कुछ इंजेक्शंस लेती थी। तो हम नहीं रोक सकते हैं, प्रकृति के साथ छेड़ नहीं करना चाहिए। उम्र, समय के साथ उम्र बढ़ेगी, सबकी बढ़ती है, सब एक दिन आए एक दिन सभी जाएंगे। तो वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग इन द वर्ल्ड। समय के साथ हम कैसे छेड़छाड़ी कर सकते हैं? तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। वाई आई मीन, क्या किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम मानसिक रूप से एक तरीके से मेंटली ऐसा देख सकते हैं कि हाँ कुछ रुक जाएगा, इससे कुछ रुकने वाला नहीं है, समय के साथ सब कुछ होना है। और अगर ऐसा एंटी एजिंग का किसी को मेंटली लगता है तो फिर ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं, एक्सरसाइज वगैरह हैं जो हमारे फिजिकल हेल्थ को इतना स्ट्रांग बना के रखती हैं कि उस फिजिकल हेल्थ में हम बहुत ही स्ट्रांगली मतलब जवान दिखते हैं। हम अपनी उम्र से बहुत काफ़ी कम उम्र के दिखते हैं। वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा लंबा चौड़ा है कि हम वी कैन नॉट डिस्कस इन ए सिंगल वीडियो। बट अगर आपको और भी इसके बारे में जानना है तो मैं राजीव दीक्षित के बहुत सारी वीडियोज़ आपको रिकमेंड करूँगा। आप राजीव दीक्षित के बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो उन्होंने नेचुरल हेल्थ के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बना के रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर और भी ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वात की पित्त कफ क्या होते हैं और कैसे इसको बैलेंस करके रख सकते हैं उसके बारे में देख सकते हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, कैसे बैलेंस रखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगर ये जो हमने अभी चर्चा की है, ये जो हमने सेल्फ एग्जामिनेशन वाले कुछ पॉइंट्स देखे थे, आपको अगर लगता है कि ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन वाले पॉइंट है उसमें कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ी है, तो आपको निश्चित रूप से किसी सर्टिफाइड हेल्थ कोच या डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी करना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं ना वो बहुमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। और अगर है भी तो बहुत मल्टीपल करोड़ की जो चीज़ है। तो हम जब छोटी छोटी चीज़ों की इतनी केयर कर सकते हैं तो हमारे पास जो करोड़ों की संपत्ति है तो उसकी तो केयर फिर उस हिसाब से होनी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपने समय निकाला देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिए मेरे साथ इस यात्रा में। अगले हफ्ते चर्चा करेंगे दूसरे सुख के बारे में। दूजा सुख घर में हो माया। सो थैंक्स फॉर टुडे। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस अगर आपको किसी भी रूप में फ़ायदा पहुंचाते हैं या मेरे विचार से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इन द कमिंग वीडियोज़, इन नेक्स्ट वीडियोज़ मैं उनमें सुधार करूँगा एंड यू विल सी द रिजल्ट। So thanks again.